everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो हमारे पास टारगेट पेपर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स तो मैं पहले ही आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो टारगेट पेपर के अंदर इंक्लूडेड हैं हम लोग वो देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा जो बहुत ज़्यादा हाई फीवर से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप पर भी और कमेंट सेक्शन में भी कि सर प्लीज़ अपलोड करते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो हूँ मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो ये एक मेरी डेडिकेशन है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी लाजमी सपोर्ट किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने टारगेट पेपर के जाने बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं। तो अगर टारगेट पेपर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो मैं आपको उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहला जो टारगेट पेपर में सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन, वो है कार्नोट इंजन का। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कार्नोट इंजन? हम देखते हैं कार्नोट इंजन है क्या। तो कार्नोट इंजन इज़ एन आइडियल हीट इंजन विच वॉज एज्यूम्ड बाय सादी कार्नोट। तो कार्नोट इंजन जो है वो आइडियल हीट इंजन है, मतलब कि रियल नहीं है, बस आइडियल है, एक तरह से बस एज्यूम किया था। और एज्यूम किया किसने था? सादी कार्नोट ने किया था। तो उसने अपने नाम पे ही कार्नोट इंजन का ये नाम रख दिया। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शंस ऑफ रियल हीट इंजन। और इसमें क्या है, क्योंकि ये आइडियल इंजन है तो हीट जितना जो रियल हीट इंजन होते हैं जितनी भी उसके अंदर कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, ये उन सब खामियों से या कमियों से आज़ाद है। Thus its efficiency would be an ideal efficiency and could never be obtained by any real heat engine। अब क्या है जो उसकी एफिशिएंसी है वो एक आइडियल एफिशिएंसी है, और इसमें क्या है कि रियल जो हीट इंजन है वो कभी भी ऐसी एफिशिएंसी रियल हीट इंजन की कभी भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ कार्नोट इंजन की है, और ये भी कोई रियल इंजन नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसको एज्यूम किया गया था। फिर हमारे पास कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर विद आइडियली हीट इंसुलेटिंग एंड बेस इज़ आइडियली हीट कंडक्टिंग। अच्छा, इसमें क्या है, जो कार्नोट इंजन है ये एक सिलेंडर पर मुश्तमिल है जिसमें जो है आइडियली हीट इंसुलेटिंग एंड विद आइडियली हीट इंसुलेटिंग एंड बेस इज आइडियली हीट कंडक्टिंग। जो सिलेंडर है वो जो है आइडियली हीट इंसुलेटिंग है, सिलेंडर जो है वो क्या है, हीट इंसुलेटर है, और जो बेस है वो क्या है, हीट कंडक्टिंग है। एन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। और ये जो सिलेंडर है कार्नोट इंजन, इसके अंदर एक आइडियल गैस जो है वो भरी जाती है, इनक्लोज होती है। For the operation of Carnot engine, it is also supposed that source and sink are of infinite capacities। अब ये जो कार्नोट इंजन है ये भी उसने एज्यूम किया जो सादी कार्नोट है कि जो इसके सोर्स है और सिंक जो है उनकी जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, मतलब कि कभी भी ख़त्म होने वाली कैपेसिटी नहीं है, और ऐसा कभी भी रियल इंजन में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरह से एज्यूम किया था। तो कार्नोट साइकिल के बारे में आते हैं, पढ़ते हैं। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कार्नोट इंजन इज़ कॉल्ड कार्नोट साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा किसके बारे में, कार्नोट इंजन के बारे में। तो कार्नोट साइकिल हम लोग देखते हैं। तो द ऑपरेटिंग साइकिल जो पूरा मतलब कि जो काम हो रहा होता है इस कार्नोट इंजन के अंदर उसको क्या बोलते हैं, पूरी साइकिल को या पूरे प्रोसेस को कार्नोट साइकिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फॉलोइंग प्रोसेस, और इसमें टोटल 4 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, ये इसकी डायग्राम है, हम लोग पहले साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं, फिर आपको साथ साथ डायग्राम भी एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस प्रोसेस द सिलेंडर इज़ प्लेस्ड ऑन अ हॉट बॉडी हैविंग टेम्परेचर T1। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो बॉडी है या सिलेंडर जो है वो किसी भी हॉट बॉडी पर रखा जाता है जिसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, T1 है। द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड बाय डिक्रीजिंग द लोड ऑन द पिस्टन स्लोली। अच्छा, अब ये जो है जो पिस्टन है गैस जो है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, और वो जो लोड है पिस्टन पर वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम सम हीट Q1 फ्रॉम द हीट रेजर्वॉयर फ्लोज इनटू द सिलेंडर। और फिर क्या होता है, स्लोली क्या होता है, एक टाइम और उसी टाइम पर क्या होता है कि जो हीट है Q1 वो हीट रेजर्वॉयर से सिलेंडर के अंदर फ्लो करती है, सो दैट इट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसका मतलब ये कि जो उसका टेम्परेचर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एंड इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। अब इसमें क्या है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है गैस का वो V1 से V2 हो जाता है। तो इसी को कहते हैं दिस एक्सपेंशन इज़ नोन एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और यही जो गैस की एक्सपेंशन होती है, मतलब गैस जो है वो ऊपर को बढ़ती है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। तो ये प्रोसेस 1 था आपके पास। प्रोसेस 2 देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इंसुलेटर पर रखा हुआ है, ठीक है। जो सिलेंडर है उसको क्या रखा है, इंसुलेटर पर रखा है।
जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस द सिलेंडर इज़ प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटर एंड द गैस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड अ लिटल। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो आपके पास सिलेंडर है उसको हम लोग इंसुलेटर पे रखते हैं और जो गैस है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। सिंस नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, इंसुलेटर का मतलब ये है कि कोई भी हीट जो है ना वो जो सिलेंडर है उसके अंदर दाखिल हो सकती है और ना ही बाहर जा सकती है हीट। देयर फॉर दिस एक्सपेंशन इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और इसी वजह से इस एक्सपेंशन को क्या कहा जाता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज फ्रॉम T1 टू T2। अब जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पर जो हीट है वो प्रोवाइड नहीं हो रही, तो इस वजह से इस प्रोसेस में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है गैस का वो डिक्रीज़ हो जाता है T1 से T2 पर, एंड इट्स वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V2 टू V3, और जो उसका वॉल्यूम है वो मज़ीद बढ़ जाता है। और उसका वॉल्यूम जो V2, पहले V2 था ना, प्रोसेस 1 जो था, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, उसके अंदर V1 से V2 हुआ। अब इस वाले प्रोसेस में क्या हुआ, जो वॉल्यूम है वो V2 से डायरेक्ट V3 हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं भाई इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस द सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ कोल्ड बॉडी एट अ टेम्परेचर T2 एंड द गैस इज कंप्रेस्ड वेरी स्लोली बाय इंक्रीजिंग द लोड ऑन द पिस्टन। तो इसमें क्या करते हैं भाई, इसके अंदर जो सिलेंडर है उसको एक कोल्ड बॉडी, मतलब कि एक ठंडी बॉडी पर रख देते हैं जिसका टेम्परेचर क्या है, T2 है, और जो गैस है वो ऐसा ऐसा कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। कंप्रेस होना मतलब कम होना स्टार्ट हो जाती है, और ये कम होती कैसे है, जब जो पिस्टन है उसके ऊपर लोड हम बढ़ाते हैं तो ये जो गैस है ये ऐसा ऐसा कम होने लग जाती है, कंप्रेस होने लग जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर जो है वो गैस ज़्यादा है और यहाँ पर कम हो गई जब हमने इसके अंदर से इसको कोल्ड बॉडी पर रख दिया। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज़ मेंटेन्ड एट T2 बाय द ट्रांसफ़र ऑफ हीट Q2। अच्छा, जो टेम्परेचर है गैस का ये मेंटेन होता है एट T2 बाय द ट्रांसफ़र ऑफ हीट Q2, इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V3 टू V4। अब जो इसका वॉल्यूम है, ये आपके पास क्या है, ये सिलेंडर जो है अब इसका वॉल्यूम कम हुआ है, पहले V3 था तो इसका जो वॉल्यूम है V3 से क्या हो गया, V4 हो गया। तो दिस कंप्रेशन इज़ कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन होता है गैस का कम होना है, इसको क्या कहा जाता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन कहा जाता है। तो फिर प्रोसेस नंबर 4 है हमारे पास। इसके अंदर अगेन हम लोग जो है उसको जो गैस इंसुलेटर है यहाँ सिलेंडर जो है उसको हम लोग इंसुलेटर पर रख देंगे। तो पढ़ते हैं, इन दिस प्रोसेस द सिलेंडर इज़ वंस अगेन प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटर। और इसके अंदर एक बार फिर जो है इस प्रोसेस में सिलेंडर को हम लोग इंसुलेटर पर रख देते हैं, एंड द गैस इज़ कंप्रेस्ड अंटिल इट अटेन्स इट इनिशियल स्टेट। और जो गैस है वो कंप्रेस होती रहती है, कम होती रहती है, जब तक कि वो अपनी इनिशियल स्टेट पर ना चली जाए, जो V1 और T1 जो इनिशियल स्टेट थी उस स्टेट पर ना चली जाए। इन दिस प्रोसेस नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम अगेन। भाई इस प्रोसेस में कोई भी जो हीट है वो एंटर नहीं हो सकती और ना ही लीव हो सकती है वो सिलेंडर से। Therefore दिस कंप्रेशन इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसलिए इस कंप्रेशन को क्या कहा जाता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन कहा जाता है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजिंग फ्रॉम T2 टू T1। अच्छा, जो टेम्परेचर है गैस का वो इंक्रीज़ हो जाता है T2 से T1 तक, अपने मतलब कि इनिशियल जो स्टेज है उस पर आ जाता है, एंड इट्स वॉल्यूम कम्स बैक फ्रॉम V4 टू V1। अब पहले जो था इसका वॉल्यूम वो V4 था, तो V4 से दोबारा जो है इसका वॉल्यूम क्या आ जाता है, V1 पर आ जाता है। तो यहाँ पर जाकर आपका जो है पहला सवाल ख़त्म होता है। आपके चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 जो हीट है आपका, उसका पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं टारगेट पेपर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। अच्छा, तो टारगेट पेपर का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट इंजन वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन ऑन इट्स बेसिस आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये 3 जो प्रोसेस है ये हमने करने होंगे। तो फर्स्ट सवाल हम लोग ये वाला देखते हैं कि ये वाला सवाल हम इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। तो हम इसको देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, एक एक सवाल आपको एक एक लाइन वाइज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस सब को जो एक्सप्लेन करने का वजह ये है कि एक्सप्लेन करने से ये होता है, अगर आप सुनते हैं तो आप ये है कि याद अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप नहीं इसको समझेंगे ही नहीं, मैं देखा आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ ना, एक एक लाइन समझाता हूँ, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप कभी भी याद नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं कि यार ये घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
स्किप कर देते हैं, समझते नहीं है। तो इसी बेवकूफ़ी के अंदर मैं इसको बेवकूफ़ी ही बोलूँगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से 1 घंटा बजाते बजाते वो जो है 10 घंटे और ज़ाया कर लेते हैं। वो 10 घंटे ज़ाया ऐसे करते हैं कि बाद में उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती और उनसे याद भी नहीं हो रहा होता। तो एक बार आप आराम से सारे जो सवालात हैं उनको समझ लेंगे तो फिर आप जो है 100% अच्छे से आप तैयारी कर सकेंगे और आपको याद करने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो बहुत सारे सवालात हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसकी जानिब आपको बढ़ते हैं। व्हेन हीट इज़ प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जब किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो हीट जो है वो 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट है वर्क डन बाय द सिस्टम, जिसको डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकंड जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन गया कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिर हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टोटल 4 एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जिसमें से हमने सिर्फ 3 करनी है टारगेट पेपर में, जो आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल हमने नहीं करनी। तो देखते हैं भाई आइसोबैरिक की जानिब आते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है द प्रोसेस इन विच प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। भाई ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा जाए तो उससे क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये सेम डायग्राम सेम एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये पीछे जो डायग्राम है वो बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है ये आपने एज इट इज़ ये बनानी है। मैं भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन भी इसकी भाई यहाँ से ही देख लेते हैं। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है, आपने यही लिखनी है। ये इनिशियल स्टेट है, जब इसको पहले जो था इसके पास E1 और T1 है, एनर्जी भी 1 है, T1 है, और जो प्रेशर है वो बिल्कुल P1 है, और जो गैस आप देख रहे हैं बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं हुई। तो जब इसको हम हीट करते हैं कंटेनर को या ग्लास वेसल को जब हम लोग हीट करते हैं तो जो प्रेशर है वो भी बढ़ के P2 हो जाता है, एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, और गैस जो है ओवरऑल आप देख सकते हैं गैस का जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा हो गया। जो फाइनल स्टेट हम लोग देखते हैं तो वर्डिंग देख लेते हैं क्या लिखनी है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास वेसल in which a frictionless or weightless piston is fitted with an ideal or perfect gas। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपने क्या करना है, कंसिडर कर लेना है ग्लास वेसल जिसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस या वेटलेस पिस्टन है, मतलब कि जिसका कोई भी फ्रिक्शनलेस मतलब कोई रगड़ ना हो और ना ही उसका कोई वज़न हो, ऐसा पिस्टन उसके अंदर फिट किया गया है विद एन आइडियल और परफेक्ट गैस। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भरी हुई है ये आप देख सकते हैं डॉट डॉट जो है ये क्या है, आइडियल है या ये परफेक्ट गैस है। When heat Q is applied, the internal energy is increased। और जब इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जाहिर सी बात, जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो एनर्जी होती है गैस की वो इंक्रीज़ हो जाती है। दस एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ पिस्टन। इस वजह से क्या होता है, जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये जो गैस है ये जो पिस्टन का वॉल है उसके ऊपर प्रेशर जनरेट करती है, एंड पिस्टन डू सम वर्क बाय एक्सपेंशन। और जाहिर सी बात है जब गैस एक्सपेंड हो जाती है तो जो पिस्टन है वो भी थोड़ा बहुत काम करता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, यहाँ तक आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, सेम एक्सप्लेनेशन थी। तो इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन बाय। और इस प्रोसेस में क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है वो कुछ इस तरह गिवन होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब वी नो दैट, अब आपको पता है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। W इज इक्वल टू F इंटू डी होता है। अब जो F है वो अगेन भाई PA के बराबर होता है, और जो D है वो डेल्टा H के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर हमने जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। तो डेल्टा W किसके बराबर है, F किसके बराबर आ गया, PA। तो F की जगह हमने क्या लिख दिया, PA लिख दिया। D किसके बराबर है, डेल्टा H के बराबर है, तो D की जगह हमने क्या लिख दिया, डेल्टा H लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा W इज इक्वल टू PA डेल्टा H आपके पास, ये आपके पास उसका आंसर हो गया। अब सिंस ये है कि A इज़ इक्वल टू L इंटू भी आपको पता है जो एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और जो डेल्टा V होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपने क्या करना है, सिंपली जो है L इंटू बी है उसकी जगह L इंटू बी किसके बराबर है, एरिया के बराबर। तो आपने L इंटू बी की जगह क्या लिख देना है, A लिख देना है। तो डेल्टा V किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा A डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। और फिर जो A डेल्टा H है मतलब उसको रिवर्स कर दिया, डेल्टा V जो है A डेल्टा H के बराबर है, और A डेल्टा H जो है वो डेल्टा V के बराबर है, मतलब ये बात तो एक ही है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है ना A डेल्टा H, डेल्टा W इज इक्वल टू क्या लिखा है, A डेल्टा H। तो A डेल्टा H को हम हटाकर क्या लिखेंगे, खाली P डेल्टा V लिख देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे डेल्टा W है, डेल्टा W नीचे लिख दिया, P है, P एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब जो A डेल्टा H है ना
जो वो किसके बराबर है, डेल्टा वी के बराबर। तो ए डेल्टा एच की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा वी लिख देंगे। अब क्या करना है भाई, अब हमने जो डेल्टा डब्ल्यू है उसकी हमने एक डेल्टा डब्ल्यू की हमने वैल्यू लिख ली है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 थी कौन सी, ये पहले देख लेते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, तो एज इट इज़ आ गया, देखें एज इट इज़ आ गया। अब जो डेल्टा डब्ल्यू है वो किसके बराबर है, वो है पी डेल्टा वी के बराबर। तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, सिंपली पी डेल्टा वी लिख देंगे। तो यहाँ पर जाकर जो है आपका वो आइसोबैरिक प्रोसेस ख़त्म होता है। और ये पीवी डायग्राम है, ये भी आपने लाजमी पेपर में बनानी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये आपने देख लें, आपने एज इट इज़ बस सेम इसका रट्टा लगाना है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं है, ये आपने बस रट्टा लगा लेना है। फिर हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट इज़ नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहे, वो क्या कहलाता है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। जो आइसोबैरिक प्रोसेस था उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, लेकिन जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, तादाद। तो अब वॉल्यूम देखें, इसमें हीट प्रोवाइड हमने की भी है, तो फिर भी उसके बावजूद भी जो गैस का वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम ही है। हालांकि प्रेशर बढ़ा है, एनर्जी और टेम्परेचर भी बढ़ा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो एकदम सेम है। तो इसकी हम लोग एक्सप्लेनेशन की जानिब आते हैं। तो कंसिडर अ ग्लास वेसल इन विच अ फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन इज फिटेड विद आइडियल और परफेक्ट गैस, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो एज द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट सो इवन आफ्टर अप्लाइंग हीट द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो इसमें मेन बात समझने वाली ये है कि क्योंकि जो भाई ये जो कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उसके अंदर क्योंकि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो इसी वजह से जब हम हीट को अप्लाई करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे भी, तो उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो इसमें यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो एज वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, सो देयर विल बी नो वर्क डन। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्क डन इसके अंदर नहीं हुआ। तो इसके अंदर क्या है, सिंपली जो वर्क डन है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अब ज़ीरो की भाई कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम लोग बिल्कुल साइड पर रख देंगे। तो इसका जो सिंपली आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी ये आप पीवी डायग्राम देख सकते हैं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस की पीवी डायग्राम है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने, अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं, तो हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस देख लेते हैं। टारगेट पेपर के अंदर 3 ही प्रोसेसेस हैं जो मैंने रखे हुए हैं, एक आइसोकोरिक है, आइसोबैरिक है एंड देन एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस पे देखते हैं भाई क्या है। तो द प्रोसेस इन विच नो हीट इज़ गिवन और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी हीट जो है ना वो ना दी जाए और ना ही वहाँ उस सिस्टम से निकाली जाए। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है, कंसिडर अ ग्लास वेसल इन विच अ फ्रिक्शनलेस और वेटलेस पिस्टन इज़ फिटेड। आपने एक ग्लास वेसल कंसिडर करना है जिसके अंदर ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है, सेम यहाँ तक आइडियल परफेक्ट गैस तक बिल्कुल सेम कहानी है। इन दिस केस नो हीट इज़ प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। इसके अंदर भाई कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं होती सिस्टम को, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फार्मूला हमने देख लिया। तो इसके अंदर क्या है भाई, कोई हीट जब प्रोवाइड हो ही नहीं रही, डेल्टा क्यू वो क्या है, हीट है, तो कोई हीट प्रोवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या कि डेल्टा क्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो डेल्टा क्यू की जगह हम लोग 0 लिख देंगे, बाकी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू एज इट इज़ आ गया। तो अब चेंज इन वर्क डन में लिख सकते हैं ना, डेल्टा का मतलब चेंज। तो अब इसमें कोई हीट ही नहीं प्रोवाइड हो रही, तो चेंज इन वर्क डन नहीं होगा भाई। यहाँ तो इसको क्या, यहाँ डब्ल्यू को जब हम लोग इस साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। या अगर डेल्टा यू को हम लोग इक्वल के दूसरे पार्ट ले जाएंगे तो डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू आंसर हो जाएगा। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके सामने शेयर कर दी। तो यहाँ पर जाकर जो आपका चैप्टर नंबर 11 है हीट, उसके हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कवर किए हैं। तो फिर हम लोग बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट, बल्कि नहीं अभी नहीं किए, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो 3rd क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास, डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं कि ये वाला कैसे आता है पेपर में, और इसके हम लोग सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R का ये आपके सामने आंसर मौजूद है। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ तो ये 2 तरह से आता है। या तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R ऐसे आएगा,
या ऐसे आएगा कि ये आप करें कि Cp जो है वो ग्रेटर देन किसके है, Cv के, और Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी 100 MCQs जो है उसकी कल वीडियो आ जाएगी, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो डायग्राम देख लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने इसमें हीट प्रोवाइड की है, तो पहले जो वॉल्यूम था वो कम था, अभी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर ही बढ़ गया, बाकी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहा। तो देखते हैं भाई, पढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक सिस्टम को कंसिडर करें जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो, वेट इज़ हीटेड देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई इसमें क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, लेकिन जो प्रेशर है वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ये जो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका हमने फार्मूला लिख दिया। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वी कैन राइट एज, अब ये जो है इसमें क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, और अभी हमने पढ़ा ये जो कांस्टेंट प्रेशर है वो क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है। तो उसके अंदर जो हमारा आंसर आया था वो ये था कि डेल्टा क्यू पी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो क्यू पी का मतलब ये कि कांस्टेंट प्रेशर, तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पर पी लिख दिया। तो ये हमारे पास जो था वो आइसोबैरिक प्रोसेस में आंसर आया था, हमने ये लिख दिया। फिर है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो है ये फार्मूला बनता है, Cp इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। तो अब हमने क्या है, डेल्टा क्यू पी को अलग करना है, तो यहाँ पर जो एन डेल्टा टी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो उस साइड पर इक्वल की उस साइड पर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो डेल्टा क्यू पी अब अकेला रह गया, इज़ इक्वल टू ये एन ये वाला यहाँ पर आ गया, और सी पी को हमने बीच में लिख दिया, और डेल्टा टी मतलब कि ये जो एन डेल्टा टी है ये पूरा उठकर ये सी पी के पास चला गया। तो ये जो है हमारे पास पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, और इस वाले जो ये हमारे पास जो है ना डेल्टा क्यू पी, इसको जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं तो देखें ये डेल्टा क्यू पी लिखा हुआ है ना, इक्वेशन 1 है हमारे पास, तो डेल्टा क्यू पी किसके बराबर है, एन सी पी डेल्टा टी के। तो क्यू पी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एन सी पी डेल्टा टी, बाकी इक्वल टू, बाकी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी क्या है, एज इट इज़ सेम टू सेम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की जानिब। तो यहाँ पर लिखा है नाउ कंसीडर सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई बहुत हो गया कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमने सिस्टम देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो सिस्टम है हमारा, व्हेन इट इज़ हीटेड देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो भाई देखें, अब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर अब इसको करना है, एज्यूम करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, जो गैस बिल्कुल भी एक्सपेंड या कंप्रेस नहीं हुई, बिल्कुल एज इट इज़ ही उसका जो वॉल्यूम है, भले हमने हीट दी भी है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अभी हमने किया आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हमारे पास आंसर आया था वो था डेल्टा क्यू वी इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। तो इसको हमने क्या किया कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्क डन 0 होता है, अभी हमने पूरा पढ़ा, इस वजह से ये हमारे पास आंसर आया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है वो होता है CV इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। तो इसके अंदर सेम वही काम करना है, डेल्टा क्यू वी को अलग करके इनको उधर भेज के, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू वी इज़ इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब ये जो है हमारे पास सेम टू सेम प्रोसेस है, बस ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। इसके अंदर क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास आंसर आया है डेल्टा क्यू वी का, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो डेल्टा क्यू वी की जगह क्या लिख देंगे, एन सी वी डेल्टा टी, और बाकी जो डेल्टा यू है वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, हमारे पास पहले हमने जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अंदर हमें क्या मिली, डेल्टा यू की जो है वो किधर गया, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हाँ इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये बनी थी। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू इन इक्वेशन 2। हमारे पास ये डेल्टा यू की क्या आ गई, डेल्टा यू की हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, डेल्टा यू किसके बराबर है, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर है। तो हमने डेल्टा यू के जो ये जो है एन सी वी डेल्टा टी, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, एन सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डेल्टा यू था तो डेल्टा यू की जगह हम लोग उसकी वैल्यू लिख देंगे एन सी वी डेल्टा टी, और बाकी प्लस पी डेल्टा वी एज इट इज़। अब ये जो पी डेल्टा वी है, अब आपको पता है कि जनरल गैस लॉ जो है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी होता है। अब लेकिन यहाँ पर पी डेल्टा वी है तो हम लोग डेल्टा का ऐड कर देंगे, तो पी डेल्टा वी किसके बराबर हो गया, एन आर डेल्टा टी के बराबर हो गया। अब ये देखिए एन सी पी डेल्टा टी एज इट इज़, एन सी वी डेल्टा टी एज इट इज़। अब जो पी डेल्टा वी है उसकी
जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एन आर डेल्टा टी लिख देंगे। अब भाई इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो n है, n से n कैंसिल हो गया और डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो गया और बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास सी वी प्लस आर बचा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सी पी बचा, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। फिर हम लोग जब सी वी को जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसको जब हम लोग इक्वल के उस पार लेकर जाते हैं, यहाँ पर प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रूव हो गया कि सी पी माइनस सी वी इज़ इक्वल टू आर। और बाकी बाद में जो लास्ट है हमारे पास, वेयर आर इज़ इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट, जो आर है जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है और वो किसके बराबर है, 8.313 जूल पर मोल इनटू केल्विन। देयरफॉर वी कैन राइट एज, इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ग्रेटर है किससे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब फाइनली जाकर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है, उसके लॉन्ग सवाल ख़त्म होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक लेंथी चैप्टर था और जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है चैप्टर नंबर 2, वो भी बहुत ज़्यादा, जो आपका फिज़िक्स का है वो बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है। तो आए हम लोग बढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स की जानिब, चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर्स की जानिब और देखते हैं कि उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो कौन से हैं। तो ये मैं आपके सामने पहले रख ही देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 से, वो है स्टेट गॉसेस लॉ, अप्लाई टू फाइंड एक्सप्रेशन टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ऑफ चार्ज। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर होगा और मैं आपको पूरा ये एक्सप्लेन करूँगा। और आप स्टेटमेंट देख लें गॉसेस लॉ की, तो स्टेटमेंट जो है गॉसेस लॉ की, उसमें ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस एंड इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज़ 1/E0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टोटल जो आउटवर्ड फ्लक्स है जो कि गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस वो कहलाती है एक ऐसी इमेजिनरी क्लोज सरफेस, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है और जो जितना भी टोटल जो आउटवर्ड फ्लक्स है जो उसके थ्रू पास हो रहा है वो क्या है, 1/E0 टाइम्स वो है उसके क्या, किसके चार्ज जो इनक्लोज है सरफेस के अंदर वो उसके कितना है, 1/E0 टाइम्स है। तो ये इसकी बहुत कंफ्यूजिंग सी एक डेफिनेशन है, बस आपने क्या करना है, आपने तो बस याद करना है, बस लिख के आना है। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट एज, मैथमेटिकली हम ये लिख सकते हैं कि फाई इज़ इक्वल टू समीशन ई डॉट डेल्टा ए इज़ इक्वल टू 1/E0। तो भाई ये लिखना है कि जो फाई है, जो फ्लक्स है टोटल, ये फ्लक्स का सिंबल है, तो फ्लक्स किसके बराबर है भाई, 1/E0 टाइम जो चार्ज इनक्लोज्ड है, जो टोटल फ्लक्स है जो गॉसियन सरफेस में, ये टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, 1/E0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गॉसेस लॉ की हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ये जो पूरा जो गॉसेस लॉ का आपके पास जो डेरिवेशन है ये आपके पास स्क्रीन के सामने मौजूद है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस चार्ज। तो लेट चार्ज क्यूब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल शेल। इसमें यह है कि ये जो स्फेरिकल शेल आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या है कि ये चार्ज जो है क्यू उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल और दैट ऑफ अ मेटल स्फेयर। नाउ कंसिडर अ पॉइंट पी आउटसाइड द शेल। अब जो है आपने एक पॉइंट पी आपने कंसिडर करना है जो कि आउटसाइड द शेल हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉइंट पी है आउटसाइड द शेल, इसको हमने कंसिडर किया एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। और ये जो है ये डिस्टेंस आर है सेंटर के, अगर देखा जाए सेंटर के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस जो उसका हमने आर से रिप्रेजेंट किया। फिर ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई डायग्राम की आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंसेंट्रिक स्फीयर। अगर आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने मालूम करनी है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गॉसियन सरफेस आपने वो है क्या करनी है, इमेजिन करनी है इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आपने एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, जैसे अभी देख रहे हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है और आपने जिसकी जो रेडियस है उसका क्या होगा, आर होगा, दैट कंटेन्स द पॉइंट पी और उसके पास उसके साथ क्या होगा, पॉइंट पी भी जो है वो कंटेन करेगा। ऐसे हमने पूरी एक जो है वो एक गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर ली। ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस द फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एवरीवेयर ऑन दिस सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपको पता है कि ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हर एक जगह पर हर एक कोने पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है और जो चार्ज की तादाद है वो एकदम सेम है। एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ईच पॉइंट। इफ़ ई बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी देन फ्लक्स ऑफ अ गॉसियन सरफेस। अच्छा, अगर जो
ई जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है पॉइंट पी पर, आप देख सकते हैं पॉइंट पी पर अगर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, देन फ्लक्स ऑफ अ गॉसियन सरफेस इस, फिर जो फ्लक्स है गॉसियन सरफेस का वो क्या होगा, ये फ्लक्स का साइन फाई इज इक्वल टू समेशन ई डॉट डेल्टा ए। अच्छा, ये जो एरो हटता है जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा आता है, तो हमने डॉट को हटा दिया, ये एरोज जो लगे हुए हैं डॉट को हटा के, डॉट प्रोडक्ट को हटा के हमने क्या किया, सिंपली समेशन ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब थीटा जो है क्या है वो, अब इसमें जो एंगल है वो क्या है, ज़ीरो है। आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और जो एरिया है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल होगा वो बिल्कुल सेम है। तो जो सेम एंगल होता है वो उसका जो कॉस थीटा क्या है, तो एंगल ज़ीरो बना। तो कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, कॉस ज़ीरो होता है 1 के बराबर। और फिर ये देखें सब, ये कॉस ज़ीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 को लिखें या ना लिखें तो बिल्कुल इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो बाकी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, समेशन इज इक्वल फाई इज इक्वल टू समेशन ई डेल्टा ए। जी मैंने 2 बार लिख दिया ई डेल्टा ए। सॉरी, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने जो ई है उसको हमने यहाँ पर ले आया समेशन की जगह, और समेशन को हम लोग ई की जगह ले आए। अब देखें ये इसका मकसद ये है, देखो समेशन बिल्कुल कोने पे था ना, समेशन को बीच में लाने का मकसद ये है कि समेशन डेल्टा ए जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो समेशन डेल्टा ए है उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख लेना है, उसकी वैल्यू लिखनी है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जब गॉसेस लॉ की बात की जाए तो हमने अभी पढ़ा था गॉसेस लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक कि जो टोटल जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 1/E0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। तो अब हमने क्या करना है, इसकी इक्वेशन को कंपेयर करना है। जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमने पढ़ा था कि फाई किसके बराबर है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो ये है गॉसेस लॉ के मुताबिक Q/E0 है। अब देखिए 1 जब मल्टीप्लाई होगा Q से तो ये क्या हो जाएगा, Q/E0 हो जाएगा। तो हमने इसको जब कंबाइन किया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो फाई की जगह हमने क्या लिख दिया, ई 4 पाई आर स्क्वायर, और बाकी जो इक्वल टू और Q/E0 एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब सिंपली बस हमने ये करना है कि ई है उसको अलग करना है, और बाकी जो 4 पाई आर स्क्वायर है इसको हमने अलग कर देना है। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर दूसरे इक्वल के दूसरी पार्ट जाकर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ई अब अकेला हो गया, ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q/R स्क्वायर। जब रीअरेंज करके हम लोग, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें 2 कंडीशंस हैं, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये बात हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। अब देखते हैं, इफ़ ए बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, हमें क्या कहा जा रहा है, अगर ये जो हमने एक स्फेरिकल शेल हमने अज्यूम किया उसका रेडियस अगर ए हो, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द स्फीयर ऑफ द शेल इज़ गिवन बाय। फिर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह दी जा सकती है कि ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई E0 Q/, यहाँ पर देखिए आंसर में क्या था, आर स्क्वायर था ना। हमने बस सिंपली क्या किया, हमने आर की जगह ए लिख देना है, ए स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले हमने अज्यूम किया था आर, रेडियस को हमने आर अज्यूम किया, और इसके अंदर हमने क्या किया, इसको ए अज्यूम किया। तो सिंपली बस इसके हमने आर की जगह हमने ए स्क्वायर लिख देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। सेकंड कंडीशन है इनसाइड द स्फीयर, इफ़ द पॉइंट पी इज सिचुएटेड इनसाइड द चार्ज स्फीयर चार्ज सरफेस, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस विल बी ज़ीरो। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक जो पॉइंट है, जो पॉइंट पी हमने अज्यूम किया था, बाकियों में क्या था, हमने स्फेरिकल चार्ज के बाहर हमने अज्यूम किया था पॉइंट पी। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट पी को अगर हम लोग चार्ज स्फीयर के अंदर अगर हम लोग अज्यूम कर लें तो फिर क्या होगा, जो गॉसियन सरफेस हो जाएगी, जो फ्लक्स जो पास हो रहा है गॉसियन सरफेस से, तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो, और उसी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो सिंपली भाई अगर चार्ज ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या, जब इससे डिवाइड या ज़ीरो से कोई भी चीज़ अगर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो कंप्लीट जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाता है। तो उसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने जो गॉसेस लॉ है उसका हमने कंप्लीट आंसर देख लिया है। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 9th का, सॉरी, हाँ ये देखें, गॉसेस लॉ जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंपाउंड कैपेसिटर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज़ फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। एंड सेकंड जो 2 कंडीशंस है इसमें, जब एयर जो है वो प्लेट्स के दरमियान में फिल हुई हो, एंड सेकंड जो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज़ फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। तो 2 हमारे पास कंडीशंस हैं, जल्दी से इसके आंसर की जाने बढ़ते हैं।
तो ये जो आंसर आपके सामने मौजूद है। हम लोग कैपेसिटर की फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के इस्तेमाल आती हो। सबसे पहली बात तो ये, अ कैपेसिटर एग्जिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एयर और एनी इंसुलेटिंग मटेरियल। अच्छा, जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके पास दो कंडक्टर्स होते हैं। अगर आपने देखे होंगे जो फैन से कैपेसिटर्स होते हैं अमूमन घर पे होते हैं, अगर आपने देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि उसके जो दो कंडक्टर्स होते हैं और जो दो आपस में वो कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि वो जो दो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। या तो वो एयर के साथ सेपरेट किए गए होते हैं या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के ज़रिए उनको जो है सेपरेट किया जाता है। द कंडक्टर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास यहाँ इक्वल भी चार्जेस हो सकते हैं, मतलब कि दोनों कंडक्टर्स के बाद पॉजिटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि ऑपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अ कैपेसिटर इज डिज़ाइन टू हैव लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज विदाउट हैविंग लार्ज डायमेंशन। तो जो कैपेसिटर होता है उसके पास वो डिज़ाइन इस वजह से होता है कि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उसको इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि इतना जो है कैपेसिटर इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके पास वो उसका साइज़ कम होने के बावजूद भी वो अच्छा खासा जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये जो कंपाउंड कैपेसिटर या कैपेसिटर की आपके पास डेफिनेशन है। हम लोग बढ़ते हैं हमारा जो डेरिवेशन है मेन उसकी जानिब। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ के पास डायग्राम बनी है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेप्ट एट इट्स आउटर बाउंड्री। इफ़ ये जो है ये अच्छा, ये जो सिंबल है हमारे पास ये डेंसिटी का सिंबल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि इसको बोलते क्या हैं। तो इफ़ ये जो सिंबल है विद द सरफेस ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज, देन मैं इसको फाई का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, आपने लिखना है, आपने बोलना नहीं है, वॉइस मैसेज के जरिए नहीं पेपर देना सिर्फ लिखना है। तो इसको मैं फाई का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो ई इज़ इक्वल टू फाई अपॉन ई नॉट। तो ये जो हमारे पास क्या बन गया, अगर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डेंसिटी ऑफ चार्ज, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ई नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ई इज़ इक्वल टू फाई अपॉन ई नॉट हमारे पास सिंपली क्या हो गया, हमारे पास फार्मूला बन गया। इफ़ वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देन अगर जो वी है वो प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर क्या होगा, वी इज़ इक्वल टू ई डी। तो ये फार्मूला हमारे पास क्या आया, v इज़ इक्वल टू ई डी। ये फार्मूलाज आपने खुद याद करने होते हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये आप देख भी सकते हैं, पैरेलल प्लेट्स लगी हुई हैं कैपेसिटर्स की, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पुटिंग वैल्यू ऑफ e इन इक्वेशन 1। अब e भाई किसके बराबर है, फाई अपॉन ई नॉट के। तो अब यहाँ पर v इज़ इक्वल टू ई डी है, तो इसके अंदर हमने e की वैल्यू पुट करनी है इस वाले फार्मूले में। तो v एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल का साइन एज इट इज़, e की जगह e की हम वैल्यू लिख देंगे फाई अपॉन ई नॉट, और d हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। इफ़ क्यू बी द चार्ज ऑन ईच प्लेट देन कैपेसिटेंस c इज़ गिवन बाय। अब अगर चार्ज जो है हर एक प्लेट पर जो चार्ज है वो Q है, तो कैपेसिटेंस जो है वो इस तरह से दी जा सकती है कि C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। तो आपको पता है कि फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू सी वी, जो है वो फार्मूला होता है। तो Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, तो इसको रीअरेंज करके हमने क्या बना दिया, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V। अब क्योंकि आपको पता है कि जो फाई है डेंसिटी जो है वो किसके बराबर है, Q अपॉन A के बराबर। तो हमने क्या लिखना है, Q अपॉन A है ना, तो हमने इसको रीअरेंज करके लिखना होगा। जैसे देयरफॉर जो C है, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन, अब ये A है ना, हमने क्या करना है, इसका A की हमने वैल्यू देखनी है। तो ये क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये जो है आपको समझ नहीं आएगी, मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है लेकिन डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगी, तो अगर समझ ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा ये C किसके बराबर है, Q अपॉन V के बराबर है, ठीक है। तो ये C अगर Q अपॉन V के बराबर है ना, तो C इज़ इक्वल टू हमने Q एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो V है ना, V किसके बराबर है, हमने अभी पढ़ा कि फाई अपॉन ई नॉट, D के बराबर क्या है, V है। तो हम क्या लिख देंगे, Q की जगह क्या, अब V की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है फाई अपॉन ई नॉट इंटू डी, ठीक है, सिंपली ये लिख दिया। अब जो फाई है हमारे पास वो किसके बराबर है, Q अपॉन A के बराबर। ये फाई किसके बराबर है हमारे पास, Q अपॉन A के बराबर। तो ये जो C है एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। अब Q है वो भी एज इट इज़ आ गया। अब बारी आती है फाई किसके बराबर है, Q अपॉन A। तो फाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, Q अपॉन A लिख देंगे। तो Q अपॉन A लिख दिया, और बाकी जो E नॉट है
ये एज इट इज़ आ गया और ये डी जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो ये ऐसे करके ये असर आया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब ये क्यू और क्यू जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो बाकी बचेगा क्या, ये जो नीचे होता है, देखिए जो थर्ड नंबर पे होता है वो, इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर ले आएंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी इज़ इक्वल टू ए ई नॉट डी, ए ई नॉट अपॉन डी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, व्हेन एयर इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स। और ये जो इक्वेशन है ये कब बनी, जब एयर जो है वो प्लेट्स के दरमियान में प्रेजेंट होगी। और इसमें यही दिया जा रहा है कि इसके अंदर क्या है कि ए जो है वो एरिया ऑफ ईच प्लेट है, ई नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड डी जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है केस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम देखते हैं कि इफ़ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल, देन ऐसा पहले वाले में क्या था कि एयर के ज़रिए जो था वो दोनों प्लेट्स आपस में सेपरेट आउट हुई हुई थी, लेकिन इस वाले केस में क्या है कि जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, वो किसी एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ज़रिए उनको अलग किया गया है। तो एक फार्मूला यहाँ पर लगता है कि E इज़ इक्वल टू ई नॉट ई आर, देयर फॉर द कैपेसिटेंस बिकम्स, और इस वजह से जो कैपेसिटेंस है वो क्या बन जाएगी, वहाँ पर खाली C था तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिफरेंस करने के लिए C डैश लिख देंगे, C डैश इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन डी। तो ठीक है, ए ई अपॉन डी हो गया। तो अब देखिए हमने क्या करना है, ई की वैल्यू हमने अब लिख रही है, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट ई आर, तो सी डैश एज इट इज़ इक्वल एज इट इज़ ए एज इट इज़, ई की जगह हमने क्या लिखना है, ई की वैल्यू ई नॉट ई आर, तो यहाँ पर ई नॉट ई आर लिख दिया, और जो डी है अपॉन डी एज इट इज़ आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ए ई नॉट अपॉन डी हमने अलग से लिख देना है, और इसको जो ई आर है इसको हम लोग बिल्कुल अलग कर देंगे। तो जो हमने पहले देखा था कि हमने जो पहले किया, सी किसके बराबर था, वो पहली वाली जो डेरिवेशन हमने की उसमें क्या था, सी किसके बराबर था, ए ई नॉट अपॉन डी के बराबर। तो हमने क्या सिंपली क्या करना है, ए ई नॉट अपॉन डी के बराबर सी आता है, तो हमने इस जगह पूरी वैल्यू की जगह हमने सी लिख देना है। तो सी डैश इज़ इक्वल टू सी इंटू ई आर, या इसको हम लोग के ई भी लिख सकते हैं। के ई क्या कहलाता है, तो वेयर के ई इज़ नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो इसको के ई को डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जाकर जो आपका ये क्वेश्चन है ख़त्म होता है, और यहाँ पर जाकर जो आपका चैप्टर नंबर 12 है उसके 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से वो भी हमने कंप्लीट किए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। नेक्स्ट हमारा है वो है चैप्टर नंबर 13। तो भाई आप जो है वो खुश हो जाएं, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में कोई भी लॉन्ग सवाल नहीं है, तो डायरेक्ट हमें जंप मारनी पड़ेगी चैप्टर नंबर 14 पर। और चैप्टर नंबर 14 में 2 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट तो है कि डिस्क्राइब अ मेथड टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्राइव रेलिवेंट एक्सप्रेशन। तो हम लोग देखते हैं इसके आंसर की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। के सामने चैप्टर नंबर 14 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करता हूँ। वर्डिंग के साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो साथ साथ आपको वर्डिंग की भी समझ आ जाएगी और डायग्राम की भी आपको साथ ही समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, इफ़ वी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डिस्क बी एंड द फिलामेंट एफ, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय। लिखा है कि अगर जो V है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है किसके दरमियान, B जो है ये आप देख सकते हैं ये वाली डिस्क, एंड द फिलामेंट F, और जो फिलामेंट F है यहाँ पर जो है फिलामेंट F मार्क हुआ होगा, फिलामेंट F, अच्छा ये फिलामेंट F है, ठीक है, ये फिलामेंट है, ठीक है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट और बी के दरमियान जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी, इफ़ वी भी, हाँ वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन बी और फिलामेंट एफ के, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन बाय, फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या गिवन होगी, 1/2 mv² इज़ इक्वल टू वी ई। ये आपके सामने आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी। आपने क्या करना है, आपने v² को अलग करना है। v² को अगर अलग करना है तो अगर यहाँ पर जो है ये 2 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2ve बन जाएगा, और m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली भाई v² अकेला पड़ गया, और बाकी यहाँ पर जो है वो 2ve अपॉन m आ गया। और यहाँ तो फिर अगर हमने इसका रूट हटाया ना, देखिए हमें v² का आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ v का आंसर चाहिए। तो अगर v का आंसर चाहिए तो हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड, तो स्क्वायर से जो रूट है वो कट जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट रह जाएगा, अंडर रूट 2ve अपॉन m। और यहाँ पर देखा जाए जो e है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और जो m है वो मास है इलेक्ट्रॉन का, और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। फिर हमारे पास द बीम स्ट्राइक्स द स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड आफ्टर पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स। तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी, और समझ ना आए तो फिर लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं होता। और मेरा लेक्चर में आने का वजह यही होती है कि आपको एक चीज़ समझाई जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई एक ये है ग्लास ट्यूब है, एक पियर शेप की आपके पास ग्लास ट्यूब है, ये हमने एज्यूम की, और यहाँ पर एक टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है, और इसके ज़रिए से जो इलेक्ट्रॉन बीम है, एक लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर जो है वो 2 प्लेट्स लगी हैं, और इसके अंदर क्या है, सुराख हैं, 2 सुराख हैं, एक ए है एंड सेकंड जो है वो बी है। ये सुराख इसलिए हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है या लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एंड पे जो है, ये जो मैंने 2 लाइन्स लगाई है ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये जो है ये एक स्क्रीन है जो कि जिंक सल्फाइड से कोट हुई हुई है, और यहाँ पर जो है मेटालिक प्लेट्स लगी हुई हैं। कि देखें अब एक जो बीम है वैसे जाना तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, लेकिन जब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो टर्न कर जाती है, और ओ के बजाय, पॉइंट ओ के बजाय, हालांकि यहाँ पर अगर स्ट्रेट मूव करती तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 पे यहाँ ओ जो पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जो है टकरानी चाहिए थी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ओ डैश पर टकराती है। हमें पता इसलिए चलता है क्योंकि जो जिंक सल्फाइड से कोट स्क्रीन है, जब भी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर टच होती है तो एक चमक प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पॉइंट ओ पर नहीं बल्कि पॉइंट ओ डैश पर हुई है। और इसकी वजह ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी डायरेक्शन जो है वो सीधी के बजाय थोड़ी सी कर्व हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ओ डैश पर जाकर टकराती है। तो ये पूरा एक आपके सामने वो डायग्राम थी जो कि मैंने आपको समझाई। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो शुरुआत है, क्योंकि वो जो पहले वाला मैंने आपको बताया था ना, वो थोड़ा गलत लिखा हुआ था, वो आपने नहीं लिखना। यहाँ से जो आपका स्टार्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। डायग्राम मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। द वैल्यू ऑफ E/M रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटर्मिन्ड बाय J.J. थॉम्सन। ये जो चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का, ये J.J. थॉम्सन ने डिटरमाइन किया था टू प्रोजेक्ट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। और उन्होंने क्या किया था, एक जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लाइट है इलेक्ट्रॉन की, उसको मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने जो है रखा था, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है, फोर्स एक्सर्ट्स ऑन इट, तो ऐसा होता है कि फोर्स उसके ऊपर लगती है, किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगती है, एंड इट स्टार्ट्स टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। और वो जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो सीधा मूव करने के बजाय सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको बताया अभी। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं भाई। J.J. थॉम्सन apparatus कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स। जो J.J. थॉम्सन का apparatus है, मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया और समझा भी दिया, अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ पियर शेप ग्लास ट्यूब हाईली वैक्यूलेटेड इज़ यूज इन द एक्सपेरिमेंट। तो एक पियर शेप की जो ग्लास ट्यूब है वो इसमें यूज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एट वन साइड ऑफ ग्लास ट्यूब टंगस्टन फिलामेंट इज़ फिक्स। जो एक साइड है ग्लास ट्यूब का, उसके ऊपर क्या है, एक टंगस्टन फिलामेंट फिक्स हुआ है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और ये टंगस्टन फिलामेंट के जरिए ही जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आ रही है। और फिर देख लेते हैं अब आगे क्या लिखा है, टंगस्टन फिलामेंट किधर है, इज़ फिक्स विच इज़ सराउंडेड बाय हॉलो सिलेंडर ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल। थर्ड है, 2 मेटेलिक सर्कुलर डिस्क इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। और जो 2 हैं सर्कुलर डिस्क, जहाँ पर मैंने बताया ना होल्स 2 बने हुए हैं, तो वो सर्कुलर डिस्क 2 पड़ी हुई हैं जिनके अंदर हैविंग होल इन इट, जिनके अंदर होल्स हैं, जिसको हमने नाम दिया है A एंड B का। एंड फोर्थ पॉइंट है, ऑन द अदर साइड ऑफ ग्लास ट्यूब अ स्क्रीन इज़ फिक्स्ड। और जो दूसरी साइड है ग्लास ट्यूब की, उसके ऊपर इसके ऊपर क्या है, एक स्क्रीन फिक्स हुई हुई है, मैंने आपको अभी बताया, विच इज़ कोटेड विद जिंक सल्फाइड, जो कि जिंक सल्फाइड से कोट की गई है, विच प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस ऑन हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, चमक। और जब वो इलेक्ट्रॉन जो है या बीम ऑफ लाइट जो है वो स्क्रीन से टकराती है तो एक चमक प्रोड्यूस होती है जब भी इलेक्ट्रॉन हिट करता है। तो यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये लिखा है, थोड़ा मैं इसको कैमरा को ऊपर कर लूँ, हाँ। 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स आर फिक्स्ड नियर द स्क्रीन। तो 2 जो आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स हैं, एक 1 ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, तो 2 जो करंट कैरिंग कॉइल्स हैं वो बिल्कुल स्क्रीन के फ्रंट में बिल्कुल सामने फिक्स किए गए हैं टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ताकि एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी खासी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोवाइड की जाए। तो वर्किंग के हम लोग बढ़ते हैं कि वर्किंग क्या है इसकी। तो वर्किंग देख लेते हैं। व्हेनेवर टंगस्टन फिलामेंट इज हीटेड, जब भी टंगस्टन फिलामेंट है, ये जो टंगस्टन फिलामेंट आप देख रहे हैं, ये जो एरो टाइप बनाया हुआ है, तो जब भी इसको हीट किया जाता है
द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ फिलामेंट। तो इसके अंदर से क्या, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या बीम ऑफ लाइट निकलती है। देन दे मूव टूवर्ड्स द सर्कुलर मेटालिक प्लेट, और फिर जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये इस जानिब को सर्कुलर मेटालिक प्लेट जो है इस जानिब, ये प्लेट्स, ये दो प्लेट्स लगी हुई हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, इस जानिब जो है इलेक्ट्रॉन बीम बढ़ती है ड्यू टू द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ होलो सिलेंडर। जो नेगेटिव पोटेंशियल है इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इस जानिब बढ़ती है, ये जो है मेटालिक प्लेट्स हैं उस जानिब बढ़ती है। एज दे पास फ्रॉम द होल्स ऑफ सर्कुलर प्लेट, जब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये सर्कुलर प्लेट्स के जो होल्स बने हुए हैं इसके दरमियान से गुजरती है, दे आर एक्सेलरेटेड एंड एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और फिर ऐसा क्या होता है, जब यहाँ पे दोनों क्रॉस कर जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रॉन बीम, और फिर जो है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान आ जाती हैं। द फोर्स इज़ एक्सर्टेड ऑन इट, और फिर क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फोर्स जो है इन इलेक्ट्रॉन बीम पे लगती है, एंड दे हिट द स्क्रीन एट द पॉइंट ओ डैश इंस्टेड ऑफ ओ। हालांकि लगना जो है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो टच यहाँ पे ओ पे करनी चाहिए, लेकिन ये कर्व हो जाती है इलेक्ट्रॉन बीम और ओ डैश पर जाकर लगती है। तो यहाँ पर जाकर हमने वर्किंग पढ़ ली। अब डेरिवेशन देखते हैं इसकी। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, फोर्स एक्सर्ट्स ऑन इट, तो फोर्स उसके ऊपर लगती है, एंड इट स्टार्ट्स टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। और वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सर्कुलर पाथ में जब भी फोर्स लगे तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और जो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाई जाती है, और इसी फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट हो जाती है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है जब भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है तो ऐसे ये जो है इस डायरेक्शन में बिल्कुल गोल डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में मूव करती है। जैसे यहाँ से देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो यहाँ पर जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड उसको मिली तो ये वो जो है बिल्कुल जो बीम है वो सर्कुलर पाथ में हो गई। तो यहाँ पर यही डिस्कस किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने Fc से रिप्रेजेंट किया और मैग्नेटिक फोर्स को हमने Fm से किया, तो Fc इज इक्वल टू Fm। अब आपको पता है कि Fc जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, mv² अपॉन r के, एंड जो Fm है वो किसके बराबर है, EVB के। और EVB के कैसे है बराबर, जो हमने रफ में काम किया है कि F किसके बराबर होता है, QVB साइन थीटा के। अब जो थीटा है वो है 90 डिग्री, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि सेंटर से अगर देखा जाए तो कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाए तो 90 डिग्री का है। जैसे आप देख सकते हैं ये रेडियस से अगर देखा जाए तो कोई भी अगर ड्रॉ किया जाए तो ये 90 डिग्री बनता है। तो साइन 90 जब 1 के बराबर है, QVB लिख दिया तो साइन थीटा हट गया ना। देखें अगर 1 है तो 1 जब हट जाएगा QVB, अब Q को हमने E से रिप्रेजेंट किया है तो EVB आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर आ गई, EVB के बराबर आ गई। अब क्या हमने करना है, अब देखें V जो है एक, यहाँ पर 2 V हैं और यहाँ पर 1 V है, एक V से कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया, MV। अब जो R है ना, R को हमने इक्वल के उस पार लेकर जाना है, तो R यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के दूसरे पार जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो खाली ये स्क्वायर है ना, ये तो कट गया, एक जो V है वो कट गया, तो यहाँ पर खाली MV बच गया। MV इज इक्वल टू EBR, ये वाला R इधर चला गया तो EBR आ गया। अब क्या करना है हमने, अब हमने क्या करना है, E अपॉन M को साथ लाना और बाकी सारे अलग कर देंगे। तो ये जो M है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या जगह डिवाइड, E अपॉन M आ जाएगा। और जो BR है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, E अपॉन M इज इक्वल टू V अपॉन BR। तो ये आपका ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगर हमने रेडियस फाइंड करना है आर्क का तो वो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आपने जो पॉइंट्स हैं वो आपने कर लेने हैं। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो हम जब वो देखते हैं ट्रायंगल देखते हैं इन डेल्टा BCO डैश, तो ट्रायंगल जो BCO डैश है वो कौन सा है, मैं आपको पेंसिल से बनाकर दिखाता हूँ। अभी वाला जो ट्रायंगल है ना, ये देखें BC और O डैश का ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल को हमने कंसिडर करना है। तो इन ट्रायंगल BCO डैश अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे पास जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये जो है जो टेढ़ी लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, जो बिल्कुल सामने वाली सीधी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन होती है वो क्या, बेस कहलाती है। तो हाइपोटेन्यूज पे आपके पास क्या है, R है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह R लिख दिया और स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल। अब बेस पे क्या है, B है, तो B स्क्वायर लिख दिया, एंड जो
परपेंडिकुलर है, यहाँ पर क्या है r माइनस ए है, तो हमने परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख दिया, r माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। अब जैसे कि मैथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिजिक्स के अंदर मैथ्स भी जो है वो अप्लाई होता है। अब a माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आर स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल एज इट इज़ बी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एज इट इज़। अब इसकी जगह r माइनस ए स्क्वायर की जगह हमने ये पूरी वैल्यू लिख देनी है। अब a जो है वो r है और b जो है इसके अंदर वो a है, तो a स्क्वायर की जगह हमने r स्क्वायर लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज़, 2ab की जगह क्या लिख दिया 2ra लिख दिया, प्लस b स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया प्लस a स्क्वायर लिख दिया। अब देखते हैं भाई, अब इसमें कॉमन चीज़ें क्या हैं, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब ये जो माइनस का 2ra है ये इक्वल के उस पार जाकर प्लस का 2ra हो जाएगा और बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास बचा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो आपके पास बच गया। अच्छा, ये दो चीज़ें आपके पास बच गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a बचा। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पेंसिल पे लिखा हुआ मुझे नज़र नहीं आया ये, तो क्या बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a आपके पास बचा। और फिर ये 2 है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये देखें ये ना, ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा r इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2a। बिकॉज a इज़ स्मॉल, क्योंकि जो a है वो बहुत स्मॉल है, देयर फॉर नेगलेक्टिंग a स्क्वायर। अब जो a स्क्वायर है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है, तो इस वजह से हम लोग जो a स्क्वायर है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखें ये वाला जो a स्क्वायर है ये बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब क्या, आपके पास आंसर जो फाइनली आएगा वो आएगा r इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास है वेलोसिटी मेथड। इन दिस मेथड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फार्मूला पता है कि वो क्या होता है, हाफ mv² होता है, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या है, ve से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने क्या करना है, v² को अलग किया, बाकी ये 2 जो है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m जो है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा v² इज़ इक्वल टू 2ve अपॉन m। अब हमें v² का तो आंसर चाहिए नहीं, हमें खाली v का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा और बाकी जो 2ve अपॉन m है उसके ऊपर वो जो रूट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज मैथड वो आएगा v इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2ve अपॉन m। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो मेथड है वो है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इन दिस मेथड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इन सच अ वे दैट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स फील्ड विल कैंसिल आउट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके अंदर क्या है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। तो Fm इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू ये क्या है, Fe इज़ इक्वल टू Fe। तो Fm अभी हमने पहले पढ़ा के EVB के बराबर है, और जो FE है वो किसके बराबर है, EE के बराबर है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लिखा है कि जो E है किसके बराबर होता है, F अपॉन Q के बराबर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग इसको रिअरेंज करके लिखेंगे, तो जब ये जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आकर Q जो है क्या हो जाएगा, E यहाँ पर Q जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, EQ हो जाएगा। लेकिन हम इस डेरिवेशन में जो चार्ज है उसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जो F है वो किसके बराबर हुआ, EE के बराबर हुआ। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो उसके अंदर भाई जो E और E हैं दोनों जो चार्ज हैं वो सेम है, इक्वल के उस पार भी और उस पार भी, तो E दोनों कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा, VB इज़ इक्वल टू E। अब जो B है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस पार जाकर क्या जगह डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा V इज़ इक्वल टू E अपॉन B। पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 1 ली थी उसके अंदर हम लोग जो V है उसकी वैल्यू डालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, E अपॉन M इज़ इक्वल टू V अपॉन BR। तो जब हमने क्या किया, हमने जब V की वैल्यू डाली इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास ये आया आंसर, E अपॉन M इज़ इक्वल टू E अपॉन B²R। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ E, B एंड R यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, जब हम लोग इन सब चीज़ों की जब E, B और ये E, B और R की जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू। फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है E अपॉन M इज़ इक्वल टू 1.76 एक्सपोनेंट 11
कूलम पर केजी। तो यहाँ पर जाकर ये इतनी लंबी चौड़ी जो डेरिवेशन है वो ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये समझ लें कि आपकी सेकंड ईयर फिज़िक्स है उससे उसकी सबसे लंबी ये डेरिवेशन है, और आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपको ये अभी करवा दी है। लेकिन अभी चैप्टर नंबर 14 जो है उसका जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी जो है हमने चार्ज टू मास रेशियो पढ़ा है। अभी जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एक्सप्लेन म्यूचुअल एंड सेल्फ रिडक्शन विद यूनिट्स, ये भी एक बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके आंसर की जानिब। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 में लिखा है एन ईएमएफ इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ चेंजिंग। अच्छा, किसी भी कॉइल के अंदर जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है तभी प्रोड्यूस होगी। द ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ इन प्रोग्रेस। और जो ईएमएफ है वो तब तक ही रहेगा कॉइल के अंदर जब तक कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा हो। और जब ये जो ईएमएफ है ये ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो कब होता है? जब कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होना बंद कर दे या कांस्टेंट हो जाए, तो जो ईएमएफ होता है वो ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज होना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 ही बिल्कुल आसान है, स्टेटमेंट नंबर 2 को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है तो इसलिए ये लास्ट में पढ़नी होगी। स्टेटमेंट नंबर 2 है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसका मतलब ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये है डेल्टा फाई एम अपॉन डेल्टा टी। तो इसको क्या कहा जाता है? इस पूरे को क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके अंदर क्या करेंगे? समेशन इज़ इक्वल टू, देखिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू माइनस एन आ जाएगा। माइनस क्यों आया अभी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई इसके अंदर जो ये है जो ई है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एंड देन है डेल्टा फाई एम अपॉन डेल्टा टी जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो एन जो है आपके पास वो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। नेगेटिव साइन शोज द लेंस लॉ। जो नेगेटिव साइन है वो लेंस लॉ को शो करता है। लेंस लॉ एक बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है और वो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आनी भी नहीं है, इसलिए इतने लंबी चौड़ी एक माइनस के साइन के लिए मैं इतना कुछ नहीं समझाऊंगा। तो बस आपने क्या करना है, आपने बस ये जेनशी आपने रखना है कि आपने बस माइनस का साइन यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पर आपने जो फैराडे लॉ है उसकी आपने जो है वो डेफिनेशन और फार्मूला पढ़े। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की जानिब, सेल्फ इंडक्शन। वो भी मेन ही था क्योंकि वो भी जो है उसके अंदर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन, व्हेन करंट पासिस थ्रू अ कॉइल, जब करंट वो कॉइल के थ्रू पास करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इफ़ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस बाय एनी मीन्स ईएमएफ आल्सो इंड्यूस इन द सेम कॉइल। अच्छा, जो सेल्फ इंडक्शन है इसके अंदर क्या होता है? जब भी किसी कॉइल के अंदर हम लोग करंट पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वजह से अगर चेंज हो जाती है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, फैराडे लॉ की स्टेटमेंट में बताया कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी या फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ अपने आप प्रोड्यूस होगा। तो किसी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो ईएमएफ उसके अंदर सेम कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा, और इसी फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। ये इसकी डायग्राम है, ये आपने बनानी है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल। तो ये जो है ये एक वर्डिंग है और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल। तो ये इसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया, और फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो माइनस एल का साइन आएगा। तो यहाँ पर सेम वही बात है कि ये जो ई है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एल जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल जो है वो एल है, और नेगेटिव साइन अगेन वही बात है कि जो नेगेटिव साइन है वो लेंस लॉ को शो करता है। फिर आता है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन तो हमने पढ़ लिया, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अच्छा, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किसके बराबर होता है? रेशियो होता है एक तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी ये इसके बराबर होगा। तो ये हमने मैथमेटिकली लिख दिया। अब यूनिट इसका हमने फाइंड करना है, तो हम ये जो टी है इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे। ये
ये जो डेल्टा टी है ना, इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। अब ये जो ई जो है ये जो है ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका जो वो है सिंबल है वो वी है, वोल्टेज है। एंड जो टी का तो आपको पता है कि सेकंड होता है, और जो आई है उसका एम्पेयर होता है, तो वी अपॉन ए एस हो गया। अब वी अपॉन ए जो होता है वो ओहम के बराबर होता है, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, ओहम। सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज़ हेनरी। तो जो ओहम सेकंड है इसको हेनरी भी कहा जाता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, उसको हेनरी कहा जाता है। बाकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन अगर ये रहने दें, बस यहाँ तक ही जो आपका यहाँ तक आपने करना है। अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन फर्स्ट कॉइल प्राइमरी कॉइल, दिस चेंज ऑफ फ्लक्स ऑल्सो अकर्स इन नियर बाय सेकेंड कॉइल सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि दो कॉइल हैं, ठीक है, एक तो ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी कॉइल। ये आपके ये सामने डायग्राम भी बनी है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अब अगर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस वाले प्राइमरी वाले कॉइल के अंदर चेंज होता है, तो अपने आप ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज होगा, एंड हेंस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। और इसकी वजह से क्या होगा, जो ईएमएफ है यहाँ पर देखें, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। फॉर्मूला है इसका, तो इसको मैं वर्डिंग में पढ़ना है क्या, मैथमेटिकली आपको पढ़ा देता हूँ कि ये जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में हुआ है ना, ये जो ईएमएफ है वो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने ES लिख दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। क्योंकि जो करंट का चेंज है वो प्राइमरी कॉइल में हुआ, इस वजह से डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी लिखा, और बाकी यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हट के -m आ जाएगा। m जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल है, और बाकी ये बिल्कुल सेम चीज़ लिखी है जो हमने पूरा देखी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वो होता है रेशियो बिटवीन, किसके दरमियान रेशियो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो भाई जो वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका सिंबल V है, और अगेन वही बात के ये जो T है ये ऊपर चला जाएगा तो ये इसका सिंबल S है, एकदम सेम बात है। और इसका भी जो वो जो है यूनिट है वो सेम आता है, ओहम सेकंड आता है, और ओहम सेकंड किसके बराबर है, हेनरी के बराबर है। तो द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। तो यहाँ पर जाकर आपका ये वाला सवाल सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस से ख़त्म होता है। और आपको चैप्टर नंबर 14 है, उसके हमने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो पेपर में आने हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब, और जो चैप्टर नंबर 15 है आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर एक ही जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि स्टेट ओहम्स लॉ, डिस्क्राइब व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रूव दैट फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये आपने जो है आपने इसको करना है, और मैं इसको आपको वो करवाता हूँ, आंसर भी इसका सॉल्व करवाता हूँ। तो ये आपके सामने जो है वो मौजूद है, ये वाला क्वेश्चन R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओहम्स लॉ है उसको आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है जो किसी भी कंडक्टर से पास हो रहा होता है, याद रखिएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर विल रिमेन सेम। लेकिन इसमें ये बात वाजिया की गई है, और ये बात लाजिम होनी चाहिए कि बाकी जो फिज़िकल कंडीशंस हैं और टेम्परेचर है वो सेम रहा जाए, फिर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर है व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ़ 4 रजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4, अगर 4 रजिस्टर्स R1, R3 एंड R4 आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ क्लोज लूप ABCDA। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर जो 4 रजिस्टर्स है R1, R2, R3 एंड 4 वो इस तरह से कनेक्ट हों कि वो एक क्लोज लूप बनाए ABCDA। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, अब आप डायग्राम की जानिब देखें, अब आपको समझ आ रही होगी। 4 रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 एंड R4, और वो इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो एक शेप बनाए ABCDA। कैसे, ABCDA। तो ऐसी वो शेप बनाए, चारों ऐसे आपस में वो कनेक्टेड होने चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं
सच दैट द टर्मिनल AC इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी थ्रू की K1। अच्छा, इसमें यह है कि जो टर्मिनल जो AC है वो किससे कनेक्टेड हो, वो कनेक्टेड हो किससे, इधर क्या लिखा है, AC इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी थ्रू की K1। ये जो A है, A और C जो है वो किससे कनेक्टेड हो, जो की K1 से कनेक्टेड हो। एंड यहाँ पे लिखा है एंड द टर्मिनल BD इज़ कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर थ्रू की K2। अब जो टर्मिनल आपके पास BD है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो टर्मिनल आपके पास B और D है वो की K2 के साथ कनेक्टेड है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये देखें, जैसे ये जो है टर्मिनल A है, ये यहाँ से किसके साथ कनेक्टेड है, ये की है K1, और ये जो है ये C जो है ये भी K1 के साथ कनेक्टेड है। जबकि B और D की बात की जाए तो B और D किसके साथ कनेक्टेड है, K2 के साथ कनेक्टेड है, या इसको K2 भी कह सकते हैं। दिस सर्किट इज़ नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस पूरे सर्किट को क्या कहा जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। वर्किंग व्हेन द की K1 इज़ क्लोज द करंट पासेस थ्रू रेजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। अच्छा जी, अभी ये जो है ये की जो है ये आपस में भी क्या है, जुड़ी हुई नहीं है, ये ओपन है। जब इस की को हम लोग बिल्कुल साथ जोड़ देंगे, अब देखें यहाँ से ये बैटरी लगी हुई है ना, यहाँ से अगर करंट आ रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप आ जाता है, तो कोई आगे जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब ये जो की1 है, जिसको K1 से मैंने रिप्रेजेंट किया है, जब इसको बिल्कुल क्लोज कर देंगे तो जो करंट है वो चारों रजिस्टर से जो है वो पास करेगा, R1, R2, R3 एंड R4 से। When the key K2 is closed, the current passes through the galvanometer which is shown by its deflection। और जब ये जो की K2 है, अभी देखिए ये ओपन है ना, जब ये जो की है ये बंद हो जाएगी तो क्या होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर जो बीच में G लिखा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो जलने लग जाएगा, उसके मतलब कि वो काम करने लग जाएगा, और उसकी जो करंट है वो पास करेगा गैल्वेनोमीटर से। हमें पता कैसे चलेगा कि करंट पास कर रहा है, क्योंकि वो जो गैल्वेनोमीटर है वो आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी प्रोड्यूस करने लग जाएगा, डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। By adjusting the resistors R1, R2, R3 and R4 such that the galvanometer gives no deflection, this condition is known as बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, इस तरह से अगर ऐसे किया जाए कि कोई जो गैल्वेनोमीटर, ये पूरा सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, अगर ऐसा हो कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग डिफ्लेक्ट ना होने दें, अगर जैसे K2 जो है की है उसको हम लोग ओपन कर दें तो गैल्वेनोमीटर जो है वो अपनी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको कहा जाता है। तो ये पूरी वर्किंग थी और हमने सारा पढ़ा। अब आते हैं डेरिवेशन की जानिब। फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज VAB इज़ इक्वल टू VAD। अब देखें जो बैलेंस आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें क्या है कि जो AB है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये देखें जो VAB है A एंड B ये किसके बराबर है, A एंड D के बराबर है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, VAB इज़ इक्वल टू VAD। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आपको पता है कि क्या होता है, V इज़ इक्वल टू IR होता है। लेकिन इस कंडीशन के हवाले से किया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, VAB इज़ इक्वल टू I1R1 और VAD इज़ इक्वल टू I2 एंड R3। ये ऐसा क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। अब देखिए जो VAB है ना वो क्या है, I1R1 लिखा है। अब देखें ये VAB, ये A और B पे हमने क्या देखा है कि I जो है I1 है और ये R1 है, इसलिए यहाँ पर हमने I1R1 लिख दिया। लेकिन जब हम A और D की बात करें, यहाँ पर जो करंट है वो I2 है और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R3 है। इसलिए हमने जो VAB है उस जगह हमने क्या लिखा, I1R1, और जो VAD है उस जगह हमने क्या लिखा, I2R3 लिखा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बारे में। तो अब देखें यहाँ पे क्या हमने इसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। अब देखिए VAB के बराबर क्या है, VAB किसके बराबर है, I1R1। तो VAB की जगह हम लोग I1R1 लिख देंगे और VAD की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे I2R3। तो इसको हम लोगों ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सिमिलरली हम लोग यही काम करते हैं। सिमिलरली देखते हैं एक और जो है वो हम देखते हैं VBC इज़ इक्वल टू VCD। तो अभी देखते हैं हम लोग ये जो VBC है, ये देखें इधर क्या किधर गया, हाँ VBC, ठीक है। BC और CD जो है वो बिल्कुल सेम है और वो तकरीबन दोनों सेम है। उधर जो वोल्टेज है वो इन दोनों में तकरीबन सेम ही आता है। तो जो
ट्रायंगल BC की बात की जाए तो उसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, I1 R2 लिखेंगे, और जब CD की बात की जाए तो उसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, I2 एंड R4 लिखेंगे। जैसा कि आप अपने यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमने जो VBC है उस जगह हमने क्या लिखा, I1 R2 लिखा, और जो VCD है उस जगह क्या लिखा, I2 R4 लिखा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन 1 लिखनी है, जो हमने इक्वेशन 1 पीछे लिखी थी, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, एंड देन अपॉन में इक्वेशन नंबर 2 लिख देनी है, I1 R2 एंड I2 R4। तो इसको हमने देखे ये ऐसे लिख दिया ना। अब जो I1 और I1 है ये कैंसिल हो गए आपस में, I2 और I2 आपस में कैंसिल हो गया, और पीछे बचा क्या, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो ये जो है इक्वेशन आपकी क्या है, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन कहा जाता है। फिर एप्लीकेशन की बात आते हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है व्हीटस्टोन ब्रिज की। फर्स्ट है मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, सेकंड है PO बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, थर्ड KV फोस्टर्स ब्रिज, फोर्थ कैलेंडर ब्रिज, एंड फिफ्थ ग्रिफ्थ ब्रिज। तो ये 4 जो हैं ये एप्लीकेशंस हैं। ये भी पेपर में शॉर्ट में सवाल आ चुका है पास्ट में। तो ये आपके पास हो गया चैप्टर नंबर 15 का। तो चैप्टर नंबर 15 जो है आपके पास, उसका देखते हैं कि और कोई सवाल लॉन्ग है कि नहीं। तो चैप्टर नंबर 15 जो है उसका एक ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 16 में देखें तो वही खुश हो जाएं, चैप्टर 16 में कोई भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला आपका। चैप्टर नंबर 17 की बारी आती है। तो चैप्टर नंबर 17 में जो है वो 2 सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ये ना स्टेट पोस्टुलेट्स और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट कौन सा करेंगे, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ऑल्सो ड्राइव आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये बहुत लंबा चौड़ा सवाल है और इसी के आने के ज़्यादा चांसेस है, तो हम लोग इसी को ही देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन अ मेटल सरफेस, जब ऐसी लाइट जिसकी सूटेबल फ्रीक्वेंसी हो और वो मेटल सरफेस के ऊपर जब वो मारी जाए या रखी जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। तो उसके नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जब मेटल सरफेस पर जब लाइट मारी जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो रिजल्ट्स हैं कुछ, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस एंड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, सैचुरेशन करंट विल चेंज। तो जब हम लोग जो लाइट है, जो रेडिएशंस है, उसकी इंटेंसिटी को हम लोग चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, तो सैचुरेशन करंट प्रोड्यूस होता है। सैचुरेटेड करंट जो है वो चेंज होता है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटीज़ हैं वो फ़र्क दी गई हैं, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एकदम सेम आ रहा है। हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि इन द ग्राफ हायर इंटेंसिटी इज़ गिविंग मोर फोटो करंट। कि जो हायर जो इंटेंसिटी वाला है, देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, ये फोटो करंट का एरो है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली इंटेंसिटी है I3, तो वो सबसे ज़्यादा फोटो करंट दे रही है। करंट्स आर डिफरेंट बट ऑल दीज 3 कर्व्स मीटिंग एट वन पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस विच इज रिप्रेजेंटिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब जो करंट है वो हर एक का डिफरेंट है। I3 जो उसका ज़्यादा फोटो करंट दे रही है, I2 उससे कम, I1 उससे कम। लेकिन ये जो तीनों कर्व्स हैं ये तीनों एक जगह पर मिल रहे हैं, और वो किधर मिल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर मिल रहे हैं। पहला रिजल्ट तो ये हो गया। अब सेकेंड रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि सेकेंड रिजल्ट जो है आपके पास कौन सा है। तो ऑन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एंड कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। वो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में ये था कि इंटेंसिटी को चेंज कर रहे थे और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। ये देखेंगे जो लिखा है ना, μ1 μ2 μ3, तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी देखिए इसमें चेंज है, और लेकिन जो इसके अंदर वो जो है इंटेंसिटी है वो सेम रखी गई है। तो इस एज अ रिज़ल्ट होता क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है नीचे वाली जो लाइन है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की लाइन है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज है, लेकिन जो सैचुरेटेड करंट है वो एकदम सेम है, क्योंकि वो जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पर आकर यहाँ पर सैचुरेटेड करंट पर मिल रही है। और हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि इन द ग्राफ हायर फ्रीक्वेंसी इज गिविंग मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो हायर जो फ्रीक्वेंसी, जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो V03 है
या μ3 है उसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी और वो सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रही है। लेकिन जब बट एज इंटेंसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, सैचुरेशन करंट इज़ सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, इस वजह से सैचुरेशन करंट जो है वो हर एक फ्रीक्वेंसी का सेम ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी 3 का जो सैचुरेटेड करंट है वो एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेटेड करंट जो है वो तमाम जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका सेम ही होगा। फिर हमारे पास थर्ड आता है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट था, ये 3 हमने यहाँ पर रिजल्ट किए। बाकी ये हैं हमारे पास फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट, अ स्ट्रॉन्ग लाइट बीम high intensity yields more photon than a weak one of the same frequency but the average kinetic energy of the electrons is same। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा है कि जो स्ट्रॉन्ग लाइट बीम होती है, जो स्ट्रॉन्ग लाइट होती है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, शिद्दत। ऐसी लाइट जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है तो वो जो है वो ज़्यादा फोटॉन्स खर्च करती है अगर कंपेयर किया जाए एज़ कम्पेयर टू द वीक वन। भले उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, लेकिन अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो जो फोटॉन्स है वो ज़्यादा जो है वो खारिज करेगी। बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। लेकिन भले वो इंटेंसिटी ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन बीम हो या कम इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रॉन बीम हो, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की सेम ही होती है। सेकेंड पॉइंट है, अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ नेसेसरी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो लिखा है कि जो कम से कम भी फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो जो है वो लाजमी होती है फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाए तो फ़ोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो कम से कम फ्रीक्वेंसी दी जाती है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंड थ्रेशोल्ड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एम्प्लॉयड। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड होती है फ्रीक्वेंसी पर, जो कि लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है उसी पर डिपेंड करती है फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी। एट फ्रीक्वेंसीज बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। अगर फ्रीक्वेंसी भाई जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे भी कम फ्रीक्वेंसी दी जाए, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो भाई वैसे ही मिनिमम है, कम से कम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी अगर कम फ्रीक्वेंसी दी जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। तो अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर जो है फ्रीक्वेंसी दी जाए तो ऐसे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती रहती है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करती रहती है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तमाम हमने देख लिया। अब जो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, और मैं आपको तमाम जो बात है वो समझाता हूँ। तो आइंस्टाइन एज्यूम दैट अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स। तो आइंस्टाइन जो है उन्होंने क्या कहा कि जो लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट जो होती है वो जो है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करती है, क्वांटा या फोटॉन्स पर। तो जो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होते हैं उसको क्वांटा या फोटॉन्स कहा जाता है, और लाइट इसी पर मुश्तमिल होती है, इसी से ही बनी होती है। लाइट के स्मॉल पैकेट्स होते हैं, या उसको क्वांटा भी कह सकते हैं या उसको फोटॉन्स भी कह सकते हैं। When light falls on a metal surface, जब लाइट मेटल सरफेस पर फॉल करती है, the photons interact with the electrons present in the metal। तो जो फोटॉन्स होते हैं वो किससे इंटरेक्ट करते हैं, जो मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो फोटॉन उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। The interaction between a photon and electron is treated as a collision in which energy is conserved।
तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जब जो लाइट होती है वो मेटल सरफेस पर मारी जाती है तो ऐसा एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि लाइट के फोटॉन्स होते हैं और जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और जो इंटरेक्शन होता है, ये जो मिलना होता है फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक तरह से कोलिजन या टकराव की तरह पेश होता है, जिसके अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाती है, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। द फोटोन ट्रांसफर्स ऑल इट्स एनर्जी और नन ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। देखिए दो कंडीशन है, या तो जो फोटोन है वो अपनी तमाम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, या वो अपनी बिल्कुल भी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। ये दो कंडीशंस होती हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड टू इजेक्ट इट फ्रॉम मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अच्छा, कम से कम ऐसी एनर्जी, मतलब कि अगर आप देखें जो कोलिजन हो रहा है ना फोटोन और इलेक्ट्रॉन का, तो जो कम से कम जो एनर्जी रिक्वायर होती है जिससे हम लोग जो इलेक्ट्रॉन और फोटोन को अलग कर सकते हैं एक दूसरे से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ लार्जर देन वर्क फंक्शन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन इंस्टेंटेनियसली। तो ये कहा जा रहा है कि जब जो एनर्जी फोटोन की है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप जो है वो एमिट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से निकल जाते हैं, अगर एक कंडीशन ये है कि अगर जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। तो मैथमेटिकली अगर हम इस चीज़ को लिखें तो क्वांटम एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड टू ड्रैग आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लस के ई ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और इसको जब हम लोग मैथमेटिकली लिखें, या हमने वर्डिंग में लिखा, तो क्वांटम एनर्जी की जगह क्या लिख दिया हमने, एच म्यू लिख दिया, इज़ इक्वल टू फाई नॉट प्लस के डॉट ई, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं, और इस वाली इक्वेशन में जो आपके पास फाई नॉट है ये जो है वर्क फंक्शन कहलाता है, मेटल का वर्क फंक्शन कहलाता है। इट्स यूनिट इज़ जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वर्क फंक्शन होता है इसके दो यूनिट्स होते हैं, या तो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल यूज्ड। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनी थी, एच म्यू इज़ इक्वल टू फाई नॉट प्लस के डॉट ई। तो इसकी जगह फाई नॉट जो है वो किसके बराबर है, एच म्यू नॉट की। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी क्या थी, एच म्यू इज़ इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई। तो फाई नॉट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एच म्यू नॉट लिख देंगे। तो ये देखें उसकी जगह हमने एच म्यू नॉट लिख दिया। तो एच म्यू इज़ इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस के ई। तो वेयर म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो ये म्यू नॉट है ना एच म्यू नॉट, तो म्यू नॉट क्या है हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या करना है, जो एच म्यू नॉट है इसको हमने इक्वल के उस पार ले जाना है। आपको पता है अभी ये प्लस का है तो इक्वल के उस पार जाकर क्या होगा, माइनस का होगा। तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज़ इक्वल टू के ई। अब इसके अंदर जो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, एच और एच जो है वो कॉमन है। आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ कॉमन होती है उसको हम एक ही जगह लिख लेते हैं। तो एच हमने एक बार लिख लिया, और बाकी क्या बचा, म्यू माइनस म्यू नॉट। तो ये हमने म्यू माइनस म्यू नॉट है ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी जो के ई है वो एज इट इज़ आ गया। अब जो म्यू जो है वो सी अपॉन लैम्डा के बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखिए जैसे म्यू जो है वो सी अपॉन लैम्डा के बराबर है, तो म्यू नॉट किसके बराबर होगा, सी अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर होगा। अब जो सी है दो वो आपस में क्या है, कॉमन आ रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको अलग से लिख दिया, एच सी के साथ लिख दिया। और पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन पाई नॉट इज़ इक्वल टू के ई। तो यहाँ पर जाकर जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है आइंस्टाइन की वो ख़त्म होती है, और चैप्टर नंबर जो 17 है उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जिसका ताल्लुक़ है हमारे चैप्टर नंबर 18। मैं जल्दी से निकाल लूँ। तो चैप्टर नंबर 18 जो है आपका वो ये है चैप्टर नंबर 18, और इसके जो है इसके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके तकरीबन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग व्हेन Rn इज़ इक्वल टू 4 पाई ई नॉट H2N2, ये सारे। और फिर थर्ड जो है आपके पास क्वेश्चन वो है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो ये 3 हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 18 से सवालात हैं। तो ये आपके सामने जो है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम है, जो बोहर्स के पोस्टुलेट्स हैं, चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं।
तो मैंने तकरीबन चैप्टर नंबर 17 तक आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन अब जो है मैं इतने नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ और मैं अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वक्त तकरीबन अभी मेरे को 103 फीवर है इस वक्त और मैं शिवर कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, तो मैंने बोला कि मैं कभी भी अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा और आप भी काफ़ी सारे हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे थे। तो मैंने ये सोचा ठान लिया कि हाँ भाई मैं जो टारगेट पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊँगा। तो चैप्टर नंबर 17 तक जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी मैंने बोली, लेकिन अब जो है मुझसे मज़ीद नहीं बोला जा रहा और मैं आपको इसके आंसर्स मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। और ये सारे इसके आंसर्स हैं, ये बहुत पोस्टुलेट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन की जानिब। तो यहाँ पर जाकर जो आपका टारगेट पेपर है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है और मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख भी हो रहा है कि मैं जो तकरीबन जो बाकी चैप्टर्स रह गए थे 17 तक मैंने करवाए, जो बाकी 3 चैप्टर्स रह गए थे उसके मैं आपको आंसर्स तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन मैं आपको समझा नहीं पाया। दरअसल मेरे फीवर के साथ साथ मेरा जो गला है वो भी बहुत ज़्यादा अंदर से पका हुआ है और बिल्कुल शदीद दर्द हो रही है अंदर। और अब तो जैसे मैं घंटों से बोल रहा हूँ, लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो ये है कि अब वो बिल्कुल जो है वो जलन होने लग गई है गले के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि अब क्या कंडीशन होती है, तो इसलिए मैं बिल्कुल मतलब कि मैंने ये ठान लिया था कि सारे मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन ये है कि अब बिल्कुल भी मुझसे बोला नहीं जा रहा और गला है उसने बिल्कुल जवाब दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अपनी टीचर की डेडिकेशन को आप लाजमी आप सपोर्ट करें। देखिए मैं आपके लिए इतनी डेडिकेशन से लेक्चर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लाजमी सपोर्ट किया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि तमाम आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया कि तकरीबन शाम तक जो है आपके पास 100 MCQs जो है सेकेंड ईयर फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 MCQs हैं उसका सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, तो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।